द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 17, निराशावाद का बहकावा। आशावाद बिक्री के लिए की जाने वाली बातचीत जैसा सुनाई पड़ता है। निराशावाद किसी मदद करने वाले जैसा प्रतीत होता है। कुछ ऐसे कारणों की वजह से जिन्हें मैं कभी नहीं समझ पाया, लोग यह मानना पसंद करते हैं कि संसार नर्क की ओर जा रहा है। इतिहासकारक डिएड्रे मैक्लोसिस्की। आशावाद अधिकतर लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि अधिकतर समय अधिकतर लोगों के लिए संसार बेहतर होता जाता है। लेकिन निराशावाद हमारे हृदयों में एक खास जगह रखता है। निराशावाद न सिर्फ आशावाद से अधिक सामान्य है, बल्कि यह अधिक समझदारीपूर्ण भी सुनाई देता है। यह बौद्धिक रूप से लुभावना है और इस पर आशावाद से अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसे अक्सर जोखिम से अनभिज्ञ समझा जाता है। आगे जाने से पहले आशावाद को परिभाषित करते हैं। वास्तविक आशावादी यह नहीं मानते कि सब अच्छा ही होगा, वह असावधानी है। आशावाद यह विश्वास है कि समय के साथ अच्छे परिणाम पाने का संयोगानुपात आपके पक्ष में है, तभी भी जब रास्ते में रुकावटें आएगी। यह साधारण धारणा कि लोग सुबह में उठकर पहले से बेहतर और उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, न कि उठकर क्लेश करके कि यह आशावाद का आधार है। यह जटिल नहीं है, इसकी गारंटी भी नहीं है। यह बस अधिकतर समय अधिकतर लोगों के लिए सबसे उचित विकल्प है। स्वर्गीय सांख्यिकीविद हैंस रोजलिंग ने इसे अलग तरह से कहा, मैं आशावादी नहीं हूँ, मैं बहुत गंभीर शक्यतावादी हूँ। अब हम आशावाद के अधिक सम्मोहक भाई निराशावाद के बारे में बात कर सकते हैं। दिसंबर 29, 2008 आधुनिक इतिहास में अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब साल खत्म होने को था। विश्व भर में स्टॉक मार्केट ढह चुकी थी। वैश्विक वित्तीय प्रणाली दैनंदिन जीवन पर आधारित थी। बेरोजगारी बढ़ रही थी। और जब ऐसा लग रहा था कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तर्क देते हुए एक लेख प्रकाशित किया कि अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। उन्होंने मुख्य पृष्ठ पर रूसी प्रोफेसर इगोर पानिरिक ने दृष्टिकोण पर एक लेख प्रकाशित किया, जिनके आर्थिक विचार विज्ञान कल्प लेखकों के रुझान को मात देते प्रतीत होते हैं। जनरल ने लिखा, जून 2010 के अंत या जुलाई के आरंभ में पनारिक कहते हैं यूएस 6 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अलास्का वापस रूस के नियंत्रण में चला जाएगा। कैलिफोर्निया उसका केंद्र बन जाएगा, जिसे वे द कैलिफोर्निया रिपब्लिक कहते हैं, और या तो वह चीन का हिस्सा होगा या फिर चीन के प्रभाव के अधीन। टेक्सास द टेक्सास रिपब्लिक का केंद्र होगा। राज्यों का एक समूह जो मैक्सिको के पास चला जाएगा, या फिर मैक्सिकोन प्रभाव के अधीन। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क एक अटलांटिका अमेरिका के भाग होंगे जो यूरोपियन यूनियन से जुड़ सकते हैं। कनाडा कुछ उत्तरराष्ट्रीय राज्यों को हथिया लेगा, जिन्हें प्रोफेसर पनारी द सेंट्रल नॉर्थ अमेरिकन रिपब्लिक कहते हैं। हवाई उनके अनुसार जापान या चीन का संरक्षित राज्य हो जाएगा, और अलास्का वापस रूस में सम्मिलित हो जाएगा। यह किसी ऐसे ब्लॉग या सूचना पत्र का असंबद्ध लेख नहीं था। यह विश्व के सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय समाचार पत्र का मुख्य था। अर्थव्यवस्था के बारे में निराशावाद होने में कई हर्ज नहीं, अंतर्बास होने में भी कोई हर्ज नहीं। इतिहास ऐसे देशों के उदाहरण से भरा पड़ा है जिन्होंने न सिर्फ मंदी देखी बल्कि
विघटन का भी सामना किया। पनारिक के जैसी कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि उनका ठीक विपरीत चौंका देने वाला आशावाद के पूर्वानुमान को शायद ही इतनी गंभीरता से लिया जाता है जितना कयामत के ईश्वर दूतों को। 1940 के दशक के अंत में जापान को ही लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय से यह देश हर तरह से टूटा हुआ था। आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से 1946 की भीषण ठंड के कारण अकाल पड़ने से भोजन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 800 कैलोरी तक सीमित हो गया था। सोचिए, अगर इस समय के दौरान किसी जापानी अकादमिक ने ऐसा लेख लिखा होता जो आप सब है, हौसला रखिए, हमारे जीवन काल में हमारी अर्थव्यवस्था उसके लगभग 15 गुना बढ़ेगी जितना यह युद्ध से पहले थी। हमारी आयु संभवतः लगभग दुगनी हो जाएगी। हमारा स्टॉक मार्केट ऐसे प्रतिफल उत्पन्न करेगा जैसा इतिहास में शायद ही किसी देश ने देखा हो। हम 40 वर्ष से अधिक तक बेरोजगारी को 6% से ऊपर बढ़ा नहीं देखेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक्स, नवाचार और प्रबंधनीय प्रणाली में विश्व नेता बन जाएंगे। शीघ्र ही हम इतने समृद्ध हो जाएंगे कि हम यूनाइटेड स्टेट में कुछ सबसे बहुमूल्य रियल एस्टेट के मालिक होंगे। अमेरिकी हमारे सबसे निकट मित्र होंगे और वे हमारे आर्थिक परिदृश्य का अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। उनका तुरंत मजाक उड़ाया गया होता और उन्हें अपना इलाज करवाने की सलाह दी गई होती। ध्यान रखिए कि ऊपर दिए विवरण ठीक वही है जो जापान में युद्ध के बाद वाली पीढ़ी के समय में वाकई हुआ, लेकिन पनारिक का ठीक विपरीत पूर्वानुमान इतना बेतुका प्रतीत होता है जितना कयामत का पूर्वानुमान नहीं होता। निराशावाद आशावाद से अधिक समझदारीपूर्ण और संभव सुनाई पड़ता है। किसी से यह कहकर देखिए कि सब अच्छा हो जाएगा और वे संभवतः या तो आपको नज़रअंदाज कर देंगे या फिर शक की निगाह से देखेंगे। किसी से यह कहकर देखिए कि वे खतरे में है और उनका पूरा ध्यान आपकी ओर होगा। अगर कोई समझदार व्यक्ति मुझसे यह कहे कि एक स्टॉक है जो अगले वर्ष तक 10 गुना बढ़ने वाला है, तो मैं तुरंत उन्हें बेहूदगी से पूर्ण करार दूंगा। अगर कोई बेहूदगी से पूर्ण व्यक्ति मुझसे यह कहे जो स्टॉक मेरे पास है वह धराशायी होने वाला है क्योंकि यह कोई लेखांक धोखाधड़ी है, मैं तुरंत समय निकालकर उसके हर शब्द को सुनूंगा। मान लीजिए कि कोई मंदी होने वाली है और समाचार पत्र वाले आपको बुलाएंगे। कह दीजिए कि हम औसत वृद्धि की ओर अग्रसर है और कोई अधिक ध्यान नहीं देता। कह दीजिए कि हम अगली महामंदी के निकट है और आप तुरंत टीवी पर होंगे। लेकिन यह कहकर देखिए कि अच्छा समय आने वाला है, मार्केट आराम से चल सकती है और किसी कंपनी में विशाल विकास क्षमता है और विवरणकार और सट्टेबाज एक आवाज में प्रतिक्रिया देंगे कि या तो आप कोई सेल्समैन है या फिर जोखिम से बिल्कुल अनजान। निवेशक सूचना पत्र उद्योग यह सालों से जानता है और अब कयामत के ईश्वर दूतों से भरा पड़ा है। ऐसे माहौल में क्रियाशील होने के बावजूद जहां स्टॉक मार्केट पिछली सदी में 17,000 गुना ऊपर गया है, लाभांश को मिलाकर यह वित्त के अलावा भी सच है। मेल रिडले ने अपनी किताब द रेशल ऑप्टिमिस्ट में लिखा,
निराशावाद के नगाड़े की निरंतर आवाज़ आमतौर पर हर विजयी गीत को डुबा देती है। यदि आप कहें कि संसार बेहतर होता जा रहा है तो आपको अनुभवहीन और संवेदन शून्य कहा जाएगा। अगर आप यह कहे कि संसार बेहतर होता ही जाएगा तो आपको पागल समझा जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप यह कहे कि विनाश निकट है, आप मैक ऑथर जीनियस अवार्ड या नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। मेरे अपने खुद के वयस्क जीवन काल में निराशावाद के प्रचलित कारण बदलते रहे, लेकिन निराशावाद अचल रहा। हर उस समूह में जिसने मुझे पूछा, लोगों का मानना था कि संसार उसे अधिक भयावह, हिंसात्मक और अधिक आशाहीन है। संक्षेप में अधिक नाटकीय जितना यह वास्तविकता में है। हैस रोज़लिंग ने अपनी किताब फैक्टफुलनेस में लिखा, जब आप यह समझ जाते हैं कि एक जीवन काल में मनुष्य कितनी प्रगति कर सकते हैं, आर्थिक विकास से लेकर मेडिकल खोज, स्टॉक मार्केट लाभ और सामाजिक समानता तक, आप सोचेंगे कि आशावाद को निराशावाद से अधिक ध्यान खींचना चाहिए। और फिर भी निराशावाद को बौद्धिक मोह सदियों से जाना जाता रहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1840 में लिखा, मैंने गौर किया है कि वह व्यक्ति जो दूसरों के निराश होने पर भी आशा रखे, उसके बजाय उस व्यक्ति को साधु की तरह पूजा जाता है जो दूसरों के आशावान होने पर भी निराशावाद हो। प्रश्न यह है कि आखिर क्यों, और यह धन के बारे में हमारी सोच को कैसे प्रभावित करता है। इस आधार वाक्य को दोहराते हैं कि कोई भी मूर्ख नहीं है। पैसों के मामले में निराशावाद के सम्मोहन होने के ठोस कारण हैं, और वे क्या, यह जानने से इसमें मदद मिलती है कि हम इन्हें बहुत दूर तक न ले जाए। इसका कुछ भाग स्वाभाविक और अपरिहार्य है। अहमैन के अनुसार हानि से असीमित प्रतिकूलता का विकास मूलक डाल है। वे लिखते हैं, एक दूसरे के साथ सीधे तुलना करने पर हानि लाभ से अधिक बड़ी दिखाई देती है। सकारात्मक और नकारात्मक अपेक्षाओं और अनुभवों के बल पर बीच की एक असम्मति का एक विकास समूहक इतिहास है। वे जीव जो खतरों की मौकों के मुकाबले अधिक अविलंब्य रूप से देखते हैं, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो वित्तीय निराशावाद को आशावाद की तुलना में अधिक सरल, सामान्य और विश्वासपद बना देती है। एक यह कि धन सर्वव्यापक है, इसके कुछ भी बुरा घटता है तो वह सबको प्रभावित करता है और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। यह बात मौसम के लिए लागू नहीं होती। फ्लोरिडा पर गिरकर आने वाला कोई तूफान 92% अमेरिकियों को सीधे प्रभावित नहीं करता, लेकिन अर्थव्यवस्था पर गिरकर आने वाला मंदी हर व्यक्ति को प्रभावित करती है, आपको भी। इसलिए ध्यान दीजिए, यह किसी विशिष्ट जगह जैसे स्टॉक मार्केट पर भी लागू होता है। आधे से अधिक अमेरिकी परिवार सीधे रूप से स्टॉक रखते हैं, और जो नहीं रखते, मीडिया द्वारा स्टॉक मार्केट के आवर्तन का इतना अधिक प्रचार किया कर जाता है कि स्टॉक रहित परिवारों में भी जो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सबसे अधिक देखा जाने वाला आर्थिक बैरोमीटर होगा। स्टॉक में 1% के उछाल के बारे में शाम के समाचार में थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, लेकिन 1% की गिरावट को
लाल रंग से लिखे मोटे अक्षरों में दिखाया जाता है। असममित से बचना कठिन है। और जबकि कुछ ही लोग इस बारे में प्रश्न करते हैं या स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि मार्केट ऊपर क्यों गया और क्या उसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे जाने के कारण को लेकर लगभग हमेशा ही स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। क्या निवेशक आर्थिक विकास को लेकर परेशान है? क्या फेड ने फिर से यह खबर कर दिया? क्या राजनेता गलत निर्णय ले रहे हैं? क्या कोई और मुसीबत में आने वाली है? गिरावट के कारणों से संबंधित वृत्तांत, गिरावट के बारे में बात करना, चिंता करना, इस बारे में कहानी बनाना कि आगे क्या होगा, इन सब को आसान कर देते हैं। अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं भी है, इस तरह की बातें आपको ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। 1929 की महागिरावट जिसने महामंदी की चिंगारी दी, उसकी पूर्व संध्या पर मात्र 2.5% अमेरिकियों के पास स्टॉक थे। लेकिन अधिकांश अमेरिकियों ने, अगर विश्व ने नहीं, मार्केट को अचंभे के साथ धराशायी होते देखा, यह सोचते हुए भी कि इसका उनके भाग्य पर क्या प्रभाव होगा, चाहे फिर वह कोई वकील हो, किसान या फिर कोई कार मैकेनिक। इतिहासकारक एरिक रॉचवे ने लिखा, मूल्य में इस गिरावट ने तुरंत कुछ ही अमेरिकियों को पीड़ित किया, लेकिन अन्यों ने मार्केट को इतनी निकटता से देखा और अपने भाग्य की तालिका मान लिया कि उन्होंने अचानक अपनी अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया। जैसा कि अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर ने बाद में लिखा, लोगों को लगा कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। ऐसे दो विषय हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, फिर चाहे आप उनमें रुचि रखते हो या नहीं, धन और स्वास्थ्य। हालांकि स्वास्थ्य समस्याएं व्यक्तिगत होती है, धन संबंधी मुद्दे सर्वांगीण होते हैं। एक संबंध तंत्र में जहां किसी एक व्यक्ति के निर्णय पर हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं, यह समझना आसान है कि वित्तीय जोखिम क्यों इस प्रकार लोकप्रिय होते हैं और ध्यान आकर्षित करते हैं, और जैसा शायद ही कोई दूसरा विषय कर पाए। दूसरा यह कि निराशावादी अक्सर वर्तमान रुझानों का बहिर्वेशन करते हैं, बिना इस पर ध्यान दिए कि मार्केट किस प्रकार अनुकूल बन जाते हैं। 2008 में पर्यावरण विद लेस्टन ब्राउन ने लिखा, 2030 तक चीन को प्रतिदिन 98 बैरल तेल की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विश्व 85 बैरल तेल प्रतिदिन उत्पन्न कर रहा है और इससे अधिक शायद कभी नहीं कर पाएगा। इस तरह चले जाएंगे विश्व के तेल भंडार, वे ठीक कह रहे हैं। उस परिदृश्य में विश्व में तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करते। अर्थशास्त्र में एक मूल नियम है, अत्यधिक अच्छी और अत्यधिक बुरी परिस्थितियां शायद ही कभी उस तरह बनी रहती है, क्योंकि आपूर्ति और मांग प्रत्याशित तरीकों से अनुकूलित हो जाती है। देखिए ब्राउन के पूर्वानुमान के बाद तेल का क्या हुआ। 2008 में तेल का मूल्य असमान छूने लगा, क्योंकि बढ़ती वैश्विक मांग अधिकांश रूप से चीन की संभावित उत्पादक तक पहुंच गई। तेल का एक बैरल 2001 में $20 में बिकता था और 2008 में $138 में बिकता है। नए मूल्य का मतलब था कि तेल की खुदाई जमीन से सोना निकालने के समान थी। तेल उत्पादकों
के लिए प्रोत्साहन राशि नाटकीय रूप से बदल गई। $20 प्रति बैरल के मूल्य में जो तेल आपूर्ति मेहनत के लायक नहीं थी, तेल बेचने की कीमत खुदाई के खर्च को पूरा नहीं करती थी, अब आजीवन बेनेजा बन गया क्योंकि इसे $138 में बेचा जा सकता था। इसने नई फ्रैंकिंग और क्षैतिज ड्रिलिंग तकनीकों को जन्म दिया। पृथ्वी में पूरे मानव इतिहास में लगभग एक समान तेल के भंडार रहे हैं और हम काफ़ी समय से जानते हैं कि बड़े तेल के भंडार कहाँ है। जो बदलता है वह है हमारी तकनीकी, जो हमें मितव्ययिता से जमीन से तेल निकालने में सक्षम करती है। तेल इतिहासकार डैनियल येरगिन लिखते हैं, यूएस में 86% तेल भंडार खोज के समय लगाए अनुमान का नहीं बल्कि बाद में होने वाले संशोधन का नतीजा है, जो तकनीकी में सुधार के कारण आते हैं। 2008 में फ्रैंकलिन की शुरुआत से ऐसा हुआ कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में ही तेल उत्पादन 2008 में लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से 2019 में 13 बिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। विश्व तेल उत्पादन अब 100 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक है। ब्राउन के अनुमानित उच्चतम चिन्ह से लगभग 20% अधिक। 2008 में तेल रुझान का बहिर्वेशन करते किसी निराशावादी को जाहिर तौर पर स्थिति काफ़ी खराब लगती। किसी यथार्थवादी के लिए जो समझता है कि आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है, यह कम डरावना रहा होता। यह मान लेना कि अगर कुछ खराब है वह खराब ही बन रहा एक आसान पूर्वानुमान है और वह विश्वासपात्र भी है, क्योंकि इसके लिए संसार के बदले की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्याएं सुलझ जाती है और लोग उनके अनुरूप ढल जाते हैं। डर समाधानों को भी बराबर मात्रा में प्रोत्साहित करते हैं। यह आर्थिक इतिहास का एक सामान्य कथानक है जिसे वे निराशावाद आसानी से बोला देते हैं, जो रेषीय पूर्वानुमान लगते हैं। तीसरा यह है कि प्रगति इतनी धीरे होती है कि उसे देखा भी न जा सके, लेकिन असफलता इतनी तेजी से आती है कि उसे अनदेखा न किया जा सके। बहुत सी रिक्ति प्रयत्न दुखद घटनाएं ऐसी है जिनके शायद ही कोई रात्रि पर्यंत चमत्कार हुए हो। जनवरी 5, 1899 को टेडाइट फ्री प्रेस ने मनुष्य के चिड़िया की तरह उड़ने के हमेशा के सपने को चकनाचूर कर दिया। विमान समाचार पत्र ने लिखा, असंभव प्रतीत होते हैं। एक उड़ने वाली मशीन का न्यूनतम संभवतः वजन आवश्यक ईंधन और इंजीनियर सहित 300 या 400 पाउंड से कम नहीं हो सकता, लेकिन वजन की एक निचली सीमा है जो निश्चित रूप से 500 पाउंड से अधिक नहीं है, जिससे आगे किसी भी जीव के लिए उड़ना असंभव है। प्रकृति इस सीमा पर पहुंच चुकी है और अपने अधिकतर प्रयास के बाद भी इससे आगे नहीं जा सकती। 6 महीने बाद ऑरविल राइट ने घर के पिछवाड़े में अपने भाई विल्बर की प्रिंटिंग प्रेस बनाने में मदद करने के लिए हाई स्कूल छोड़ दिया। यह इन भाइयों का पहला संयुक्त आविष्कार था जो उनका अंतिम नहीं होने वाला था। यदि आपको 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों की सूची बनानी है तो विमान कम से कम शीर्ष 5 में होगा। अगर
नंबर 1 पर न हो तो विमान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने विश्व युद्ध शुरू किए, इसने विश्व युद्ध खत्म भी किए। इसने शहरों और गांवों, समुद्रों और देशों के बीच के फासले को तय करते हुए विश्व को जोड़ा। लेकिन पहला विमान बनाने की राइट ब्रदर्स की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। उनके उड़ान पर सफलता प्राप्त करने के बाद किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी खास परवाह नहीं की। फ्रेडल लुइस एलन ने 1952 में अमेरिकी इतिहास की अपनी किताब में लिखा, जब तक लोग यह समझ पाते हैं कि राइट ब्रदर्स आखिर कर क्या रहे थे, कई साल बीत चुके थे। लोग इस बात से इतना आश्वस्त थे कि उड़ान असंभव है और अधिकतर लोग जिन्होंने उन्हें 1905 में डेडन ओहायो में विमान उड़ाते देखा, उन्होंने मान लिया कि यह कोई तुच्छ चाल है, कुछ ऐसे ही जैसे आज लोग मानसिक दूरसंचार के प्रदर्शन को समझेंगे। मई 1908 में जाकर उनकी पहली उड़ान के लगभग 4.5 साल बाद अनुभवी पत्रकारों को यह देखने भेजा गया कि वे क्या कर रहे थे। अनुभवी संपादकों ने इन पत्रकारों के उत्साहपूर्वक प्रेषणों को पूरी विश्वसनीयता दी और अंततः संसार इस तथ्य से अवगत हुआ कि मानव उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। विमान के आदर्श को समझने के बाद भी लोग सालों तक इसे एक ही आंकते रहे। पहले इसे मुख्य रूप से एक सैन्य हथियार के रूप में देखा गया, फिर अमीरों के खिलौनों की तरह, फिर शायद कुछ लोगों के परिवहन के लिए प्रयोग किए गया। द वॉशिंगटन पोस्ट में 1909 में लिखा, कमर्शियल एयर फाइटर जैसी कभी कोई चीज़ नहीं होगी। फाइट इसी तरह अपनी धीमा वजन धैर्यवान पृथ्वी पर घसीटता रहेगा। 5 महीने बाद पहले कार्गो विमान ने उड़ान भरी। अब जरा इस धीमी कई वर्षों तक विमान के बारे में आशावान होने की जागृति की तुलना इससे कीजिए कि लोग कितना जल्दी निराशावाद के चालकों की बातें में आ जाते हैं, जैसा कोई कॉर्पोरेटर दिवालियापन या कोई बड़ा युद्ध या कोई विमान दुर्घटना। राइट के विमान की पहली चर्चा 1908 में हुई, जब एक प्रदर्शन उड़ान के दौरान थॉमस सेल्फ्रिज नामक एक सेना के लेफ्टिनेंट मारे गए। विकास कंपाउंडिंग द्वारा संचालित होता है, जिसमें हमेशा समय लगता है। विनाश असफलता के एकल बिंदुओं से संचालित होता है, जो कुछ ही क्षणों में हो सकता है, और आत्मविश्वास का खो जाना वह एक ही पल में हो सकता है। निराशावाद को लेकर वृत्तांत गढ़ना आसान है, क्योंकि कहानियां ताज़ी और अधिक नई होती है। आशावाद के वृत्तांत के लिए इतिहास और विकास के एक लंबे अरसे की ओर देखना पड़ता है, जिन्हें लोग अक्सर भूल जाया करते हैं और उन्हें जोड़ने में अधिक प्रयास लगता है। औषधि की प्रगति को ही देखिए। बीते साल पर नज़र डालने से कुछ खास नहीं होगा, किसी एक दशक से भी कुछ नहीं, लेकिन पिछले 50 वर्षों पर नज़र डालने से आपको कुछ असाधारण दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार 1965 से अब तक हृदय रोगों के कारण आयु समायोजित प्रति व्यक्ति मृत्यु दर में 70% से अधिक की गिरावट आई है।
हृदय रोग के कारण मृत्यु में 70% की कमी, हर वर्ष लगभग आधे मिलियन अमेरिकियों की जान बच सकती है। कल्पना कीजिए कि एटलांटा की जनसंख्या को हर वर्ष बचा लिया जाए, लेकिन क्योंकि यह प्रगति बहुत धीरे धीरे हुई, यह उतना ध्यान आकर्षित नहीं करती जितना तेजी से होने वाले विनाश जैसे आतंकवाद, विमान दुर्घटनाएं या प्राकृतिक आपदाएं। हरिकेन कैटरीना सप्ताह में 5 बार आ सकती है। हरिकेन कैटरीना सप्ताह में 5 बार आ सकती है, या हर सप्ताह कल्पना कीजिए कि यह कितनी सुखियां बटोरेगा। और यह पिछले 50 वर्षों में हृदय रोग में कमी से बचाई जाने की संख्या को ऑफसेट नहीं करेगा। यही व्यवसाय में भी लागू होता है, जहां यह समझने में वर्षों लग जाते हैं कि कोई भी उत्पादन या कंपनी कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन असफलताएं रातों रात हो जाती है। और स्टॉक मार्केट में जहां यह 6 महीने में हुई 40% गिरावट कांग्रेस की जांच का कारण बन जाती है, लेकिन 6 महीनों के अंतराल में हुआ 140% लाभ वस्तुतः अनदेखा रह जाता है। और करियर में जहां प्रतिष्ठा बनाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है और नष्ट होने के लिए मात्र एक ईमेल, निराशावाद का छोटा गांव प्रबल बना रहता है और आशावाद का मजबूत खिंचाव अनदेखा रह जाता है। यह इस किताब में पहले दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित करता है। निवेश में आपको सफलता के मूल्य को पहचानना आवश्यक है, विकास की लंबी पृष्ठभूमि के बीच अस्थिरता और हानि, और इसे चुनने की स्वेच्छा। 2004 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टीफन हॉकिंग का साक्षात्कार किया। वह वैज्ञानिक जिनकी लाइलाज मोटर न्यूरॉन बीमारी ने 21 वर्ष की आयु में उन्हें पक्षाघात के ग्रस्त और बोलने में असमर्थ कर दिया। अपने कंप्यूटर के द्वारा हॉकिंग ने साक्षात्कारकर्ता को बताया कि वे जन साधारण को अपनी किताबें बेचने के लिए कितने उत्साहित थे। क्या आप हमेशा इतने ही हंसमुख रहते हैं? टाइम्स ने पूछा। जब मैं 21 वर्ष का था तो मेरी सारी उम्मीदें शून्य हो चुकी थी। उसके बाद में अब तक की हर चीज़ एक बोनस है। उन्होंने उत्तर दिया, चीज़ों के बहुत अच्छे होने की उम्मीद रखने का मतलब है एक सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य जो नीरस प्रतीत होता है। निराशावाद उम्मीदें घटा देती है, जिससे असंभव परिणामों के बीच का अंतर घट जाता है, जिसके बारे में आप अच्छा अनुभव करते हैं। और शायद इसलिए यह इतना लुभावना होता है। चीज़ों के खराब होने की अपेक्षा करना उनके खराब न होने पर सुखद रूप से आश्चर्यजनक होने का सबसे अच्छा तरीका है, जो विडंबनापूर्वक आशावादी होने की बात है। अब कहानियों के बारे में एक संक्षिप्त कहानी।